आज क्लास है फिजिक्स का क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विनय क्लासेस पर। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कूलम्ब्स लॉ। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस इसकी पहले बताया जा चुका है स्केलर फॉर्म, और आज का होगा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसके डायग्राम में मान लिया कि ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज ए, और दूसरा चार्ज है बी पर। इसका चार्ज का आंसर है Q1 और Q2, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो यहीं पर मिला हमको बीच का सेपरेशन, जिसको R लिखते हैं। और दोनों चार्ज जो होगा चार तरह का नेचर होगा, या तो दोनों प्लस, नहीं तो दोनों माइनस, और नहीं तो प्लस माइनस माइनस प्लस। इन दोनों केस में होगा रिपल्सन, और इन दोनों केस में होगा अट्रैक्शन। और रिपल्सन तभी होगा जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाए। Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। अगर निगेटिव निगेटिव भी होगा तो ग्रेटर देन 0, और इस केस में हो जाएगा Q1 Q2 लेस देन 0। तो जिस समय प्रोडक्ट Q1 Q2 निगेटिव होता है, उस केस में अट्रैक्शन काम करेगा और ये रिपल्सन काम करेगा। तो ऐसे देखने पर दो ऑप्शन लग रहा है। अगर इस ऑप्शंस को भी और ब्रेक कर दे तो यहाँ दो और यहाँ दो, चार ऑप्शन दिख रहा है। अभी हम इसमें सिर्फ एक सोचेंगे, ये वाला केस, प्लस प्लस प्लस। और जान ही रहे कि स्केलर फॉर्म में इसका आंसर क्या था। तो फोर्स का भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो था बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही था स्केलर फॉर्म, और यहां मॉड था। अब हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना है वो भी जानिए कि यहाँ दो चार्ज है, तो स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म किसी से भी बनाइए, ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन जहाँ चार्ज का संख्या 2 से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय स्केलर फॉर्म से मतलब क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल है, और बनेगा भी नहीं, क्योंकि फोर्स खुद एक वेक्टर्स है। तो इसीलिए वेक्टर की चीज़ को वेक्टर से ही पढ़ा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट लाने पड़ेंगे, और इसीलिए नाम आया स्केलर फॉर्म की जगह वेक्टर फॉर्म। तो वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो उस आंसर को लिख देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर वो कैसे होता है। तो फाइनल रिजल्ट है वेक्टर फॉर्म का कि यही लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और यहाँ Q1 Q2 जो लिखा हुआ है इसमें मॉड का साइन हटा देंगे, और यहाँ जो R लिखा हुआ है इसके लिए लिखना पड़ेगा RBA, और यहाँ पर पावर दे करके, स्क्वायर दे करके एक
लिखना पड़ेगा आर बी ए वेक्टर और यहाँ कैप, और ये यूनिट वेक्टर्स है। और फाइनल आंसर हो जाएगा एफ वेक्टर्स, जिसको बोलते हैं बी ए। मतलब याद करने का आसान तरीका, यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है और यहाँ भी बी ए है। बी ए मतलब समझिए बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये बीए, यहाँ भी बीए, यहाँ भी बीए। और अब याद रखिए कि इसी को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते थे, एट बी ए वेक्टर और करके लिख दें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q2 बाई आर बी ए वेक्टर पावर में 3 और यहाँ हो जाएगा आर बी ए वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं रहा, ये रहा यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है। किसका? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वो सब टर्म्स को मैं अभी लिख दूंगा। तो अब इसको समझना है कि ये कैसे हो रहा है। तो इसका जवाब यही है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पॉजिटिव है और आर बी ए वेक्टर्स का मॉड जो है Q ये भी पॉजिटिव है और आर बी ए एक वेक्टर्स है। तो दो वेक्टर्स दिख रहा है, पहला एक एफ बी ए वेक्टर्स और दूसरा दिख रहा है आर बी ए वेक्टर्स। और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, ये सब ये कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और हम लोग कंसेप्ट जानते हैं मैथ्स में कि कहीं पर भी एक वेक्टर्स मान लिया ए है और एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा, और जब ये दोनों को हम इस तरह से लिख दें तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। यहाँ स्केलर हो गया लैम्डा और ये मतलब एक बोल सकते हैं विथ यूनिटी भी हो सकता है, विदाउट यूनिटी भी हो सकता है। उसी तरह इसका डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और यहाँ एक फाइनल आंसर लिख दिए वेक्टर बी। अब यहाँ देखा जाए कि मतलब वेक्टर ए अगर हमको मालूम है और लैम्डा भी हमको मालूम है जो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर या बाय ए रियल नंबर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक वेक्टर इक्वेशन से, जहां वेक्टर लिखेंगे इसके फ्रंट में कोएफिशिएंट यूज होगा स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, ना बीच में डॉट रहेगा ना क्रॉस रहेगा, क्योंकि डॉट और क्रॉस तभी होता है जब दो वेक्टर्स दिया रहे ए और बी। तो या तो हम डॉट दे सकते हैं या क्रॉस दे सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर तो दोनों वेक्टर है नहीं, एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो इसीलिए यहाँ पर बीच में कभी भी डॉट और क्रॉस कुछ भी नहीं आएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि इफ देयर बी ए वेक्टर ए and a scalar quantity lambda, then multiplication of a vector by a scalar is represented by lambda a vectors and it follows the closure properties। मतलब ओवरऑल आंसर फिर अगेन वेक्टर होगा और इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो कितना होगा? तो इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों साइड मॉड लगा देते हैं, इस तरह हो जाएगा, जिसको डिफाइन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर इज ए वेक्टर्स
whose magnitude is mod lambda times of the magnitude of the vector A। और डायरेक्शन के बारे में क्या होगा? If lambda is positive, then the direction of vector B will be along the direction of vector A। अगर lambda 0 हुआ तो उस समय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स B ठीक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A का अपोजिट में होगा। और जैसे ही लैम्डा अगर 0 हो गया तो ये ओवरऑल वेक्टर्स नल वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा और उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो 11 में पढ़ाया जाता है वही यहाँ यूज होगा। कैसे? तो यहाँ पर लैम्डा की जगह ये पूरा काम कर रहा है। अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए लिख दें लैम्डा और इस वेक्टर्स को लिख दें A और इसको लिख दें वेक्टर्स B, तो दिखाई देता है कि ये जो लिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। यहां स्केलर कौन है? लैम्डा। और वेक्टर कौन है? वेक्टर ए। और रिजल्ट क्या होगा? एक वेक्टर होगा जो वेक्टर बी है। तो इसी से ये मैच कर रहा है कि जो वेक्टर्स ये दिख रहा है एफ बी ए, जो डायग्राम में कैसा होगा यहां पर दिखा देते हैं, ठीक आउटवर्ड में ऐसा बना देते हैं। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज बी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ए, एफ बी ए। और यही वाला आंसर्स यहां पर दिख रहा है बाहर की ओर जाकर। तो फिजिकली एफ बी ए दिखाई दिया और यहीं पर एक वेक्टर और दिखा देते हैं जो इस पॉइंट पर काम करेगा ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में, और इसको शो कर देते हैं। इसी लेंथ के इक्वल है, डायरेक्शन में उल्टा है। ये कहलाता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये कहलाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है बी पर, किसके चलते? ए के चलते। अब हम दिखा रहे हैं आरबीए वेक्टर कौन है। तो आरबीए वेक्टर्स होता है, लिखा हुआ बी ए लेकिन डायरेक्शन होगा ए से बी। तो ए तो ये है, बी तो ये है। तो आरबीए वेक्टर्स को डायग्राम में दिखाते हैं और पॉइंट ए से बी तरफ जाएगा। अब इसी पर ओवरलैप करके दिखाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा हटा करके ऊपर या नीचे दिखा दे रहे, ऐसा होगा। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी है, तो यहीं से एक वेक्टर ले जा रहे हैं। यही जो वेक्टर्स दिख रहा है ए से बी, इसी वेक्टर को बोलते हैं आर बी ए वेक्टर्स बराबर ए बी वेक्टर। ये जो लिखा हुआ है यहाँ आर बी ए वेक्टर्स, ये वेक्टर्स है पॉइंट ए से बी तरफ जाएगा। और यही वाला वेक्टर्स जैसे ही आर बी ए निकल गया, और ये सब ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये दो ऑप्शंस होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। किस समय नेगेटिव होगा, किस समय पॉजिटिव होगा? मान लिया जाए Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, मतलब दोनों सेम साइन, प्लस प्लस, या दोनों सेम साइन माइनस माइनस, तो रिपल्सन होगा। वही डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच में रिपल्सन हुआ, ये इधर बाहर भाग गया रिपल्सन, ये भी बाहर भाग गया रिपल्सन। तो ये जो डायग्राम में दिखाया गया है ये उसी समय दिखाया गया जब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तब। और इसको उसी तरह बनाया जा सकता है, लेकिन हम उसको डायग्राम में नहीं दिखाए हैं। आप दिखाएंगे तो इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इस पॉइंट से अंदर क्यों दिखाना पड़ेगा।
और इस पॉइंट से अंदर की ओर दिखाना पड़ेगा। ओके, और उसको डायग्राम में भी दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए क्या बोलने का सेंस है। ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट भी है। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर जो फोर्स दिखाएंगे अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो उस समय ये जो FAB इधर काम कर रहा था तो वो हो जाएगा इस पॉइंट पर ठीक इस तरह अंदर की ओर होगा। यही कहलाएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। जानबूझ के अलग करके दिखाया गया है, लेकिन ये एक्चुअली इसी लाइन पर होगा, तो थोड़ा हम सेपरेट करके दिखाएं। फिर उसी तरह इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो इस तरह से दिखाई देगा, और ये कहलाएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू B। और हर वक्त इन दोनों फोर्स को जब ऐड करेंगे, जैसा कि हम लिख देते हैं, फोर्स AB प्लस फोर्स BA, ये हमेशा वेक्टर के फॉर्म में है तो जीरो वेक्टर्स हो गए। ऑलवेज नेट फोर्स इज जीरो। इसीलिए तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ फॉलो होगा, क्योंकि लॉ कंजर्वेशन का कंसेप्ट ही है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू dP dt। तो जब हम यहाँ फोर्स ही जीरो है तो इसका मतलब P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए तो बोले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। ये दोनों चार्ज के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हैं। फिर ये वर्क और एनर्जी चैप्टर से भी सोचेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा। दूसरा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, या सीधा एनर्जी भी खींच चलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी फॉलो होगा। कैसे? तो टोटल निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों का सम जो टोटल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, शुरू में जितना होगा बाद में भी उतना ही होगा। इसलिए इसको बोले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये दोनों रूल फॉलो करेगा और इससे कोशिश करिएगा कि दो चार्ज है Q1 Q2 जिसके बीच में कुछ गैप है, उस गैप को सोच लीजिए RI माने इनिशियली कितना गैप है, और दोनों का वेलोसिटी कुछ ना कुछ सोच लीजिए स्टार्टिंग में, U1 और U2। U1 है, एक का U2 है, और दोनों चार्ज अट्रैक्शन वाला है कि रिपल्सन वाला है, उसके अनुसार एक मान लो रिपल्सन है तो इधर गया, एक इधर गया, तो वो जो वेक्टर्स के फॉर्म में काम कर रहा है वेलोसिटी, तो उसका वैल्यू U1 U2 विद साइन बैठाना पड़ेगा। एक साइन को मान लीजिए प्लस, एक साइड को मान लीजिए माइनस, और वेक्टर के फॉर्म से ही बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी लाइन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें तो एक साइड को प्लस मानेंगे, एक साइड को माइनस मानेंगे, और उस समय फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन एनर्जी लगाएंगे, तो V1 और V2 फाइनली निकाला जा सकता है। क्यों? थोड़ा देर बाद रिपल्सन के बाद गैप कुछ बढ़ जाएगा तो RI की जगह R फाइनल हो जाएगा, और एक कंसेप्ट क्या लगाएंगे, दूसरा कंसेप्ट क्या लगाएंगे, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो V1 और V2 निकल जाएगा, और दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी भी निकल जाएंगे, जिसको बोल सकते हैं कि VBA वेक्टर्स का कितना आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, VB वेक्टर्स माइनस BA वेक्टर्स। अगर इसी लाइन को हम रेफरेंस फ्रेम मान ले, इनर्शियल फ्रेम में सोच रहे हैं, तो उस समय बिना वेक्टर साइन का बना सकते हैं। इसका वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से VBA, इसको पुट करेंगे VB और BA, और यहाँ पुट करेंगे विद साइन प्लस माइनस, इसमें भी विद साइन प्लस माइनस, अपने आप ये आंसर प्लस माइनस रिलेटिव वेलोसिटी दे देगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन दे दिए कि इनिशियली बीच का गैप है RI, और दोनों के चार्ज वैल्यू Q1 Q2 है, और ये स्पीड जो है स्टार्टिंग का U1 U2 है। फिर या तो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में कुछ दूर माने सेपरेशन चेंज हो जाता है तो R फाइनल हो गया, फिर उसका जो भी वेलोसिटीज है मान लिया U1 V1 हो गया, U2 V2 हो गया, तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगेगा क्योंकि यहाँ भी नेट फोर्स एक्सटर्नल कुछ है नहीं, और उसके बाद दो इक्वेशन, दो अननोन, कौन कौन, वेलोसिटी V1 और V2 नहीं मालूम है, लेकिन दिया क्या क्या है,
RI, RF, Q1, Q2, U1, U2, तो सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, निकल जाएगा VB और VA रिलेटिव रेशियो निकल जाएगा। इस तरह का जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर कभी कभी इस टाइप का भी मिलता है कि एक न्यूक्लियस दे दिया, जैसे कोई भी मान लीजिए उसका नाम हम देते हैं यूरेनियम न्यूक्लियस है या थोरियम न्यूक्लियस है, अब कोई अल्फा पार्टिकल उसमें स्ट्राइक कर रहा है और पता लगाना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो उस समय भी क्वेश्चन ये सब कंसेप्ट से बनते हैं। माने कंजर्वेशन एनर्जी लगा दी तो क्वेश्चन बन जाएगा, वो सब आईआईटीज में आता है, जे एडवांस में और जेईई में भी आता है, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। और अब देखा जाए इसमें कि जैसे ए वाले आंसर्स में Q1 Q2 मान लिया निगेटिव आ गया, तो जब निगेटिव वाला आ जाएगा तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या था कि बी और ए का डायरेक्शन उल्टा होगा, तो जैसे ही ये निगेटिव हुआ Q1 Q2 तो उस समय ए डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन तो कंफर्म पता चल रहा है कि ए से बी हो रहा है, तो उस समय जब ये निगेटिव होगा तो उस समय इसका डायरेक्शन पता है और ये निगेटिव हो गया तो इसका डायरेक्शन ठीक इसका उल्टा होगा। और जैसे मान लिया ये पॉजिटिव आया, कब पॉजिटिव आएगा, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उस समय ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर ये वेक्टर्स है पॉजिटिव मल्टीप्लाइड है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो जब इसका डायरेक्शन कंफर्म दिख रहा है ए से बी, तो फोर्स का भी डायरेक्शन जो होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वो भी इधर ही जाएगा। अब देखिए ठीक भी लग रहा है, बी ए इधर गया और ए बी उधर ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया। तो सेम कब होगा, जब Q1 Q2 सेम साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर इसको हम ऐसा बना दें कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो जब निगेटिव होगा ये तो निगेटिव हो गया, इसका डायरेक्शन तो कंफर्म इधर दिए हुए हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन तो उसका उल्टा होगा। तो ये वाला डायग्राम में देख लीजिए कि हाँ ये तो सही बात है, अंदर की ओर जा रहा है, जबकि RB और AB का डायरेक्शन तो जा ही रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, ए से बी इधर जा रहा है। तो क्लियर हो गया कि जो RBA वेक्टर्स है इसका आंसर्स ही AB वेक्टर्स कहलाता है, और दोनों का डायरेक्शन ए और ये देखी हुआ, तो इसका डायरेक्शन जो है AB वेक्टर का डायरेक्शन या RB वेक्टर का डायरेक्शन इस FBA के उल्टा दिखाई दे रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म इसी को कहा जाता है, ये है वेक्टर फॉर्म। और ये दोनों में फर्क क्या है, यहाँ कुछ नहीं किए हम, ए जो है RBA वेक्टर्स को यहाँ दिखा देते हैं क्या किए हैं, RBA वेक्टर्स को लिख दिया गया है RBA वेक्टर्स डिवाइडेड बाय RBA वेक्टर मॉड। तो जब हम इस पॉइंट पर ए वाला वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ क्या आ गया, RBA वेक्टर आ गया और डिवाइडेड बाय RBA वेक्टर्स आ गया, यहाँ स्क्वायर पहले से था तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पावर में 3 आ गया, तो ए वाला ही ज़्यादा पॉपुलर चलता है। और फिर इसी से ही समझ में आ गया कि वेक्टर फॉर्म जब लिखेंगे यहाँ पर मॉड साइन नहीं बैठाना है, और यहाँ पर जो है वेक्टर्स जो Q1 Q2 है इसमें मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। और इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म का आंसर मैंने बताया। और फिर इसको अगर और डिटेल में देखना होगा तो इसके बाद वाले वीडियो में हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये आंसर्स अगर और आगे बढ़े, जैसे इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे 3 डायमेंशन में x1 y1 z1, इसका दे देंगे x2 y2 z2, तो उस फॉर्म में इसके आगे का एक्सटेंशन और क्या लिखेंगे। अगर ये 2 डायमेंशन में है तो x1 y1 होगा ये वाला और x2 y2 ये वाला होगा, तो जो हम बताएंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 वाला, उसी में z1 z2 हटा देंगे तो वाला आंसर दिखेगा, तो वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और अभी के इतना ही रखिए, और इसी में समझिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने फोकस किया कि स्केलर फॉर्म ऐसे होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद सेकेंड में बोले हैं कि सारा आंसर वही रहेगा, यहाँ मॉड साइन हटा दिए हैं, और यहाँ पर ए वाला आएगा यूनिट वेक्टर्स इनवर्स स्क्वायर का यहाँ भी पालन हो रहा है, और RBA वेक्टर्स को इस तरह से लिख दिए तो ये आ गया। अब RBA वेक्टर्स मॉड का जब भी आंसर निकालेंगे तो ये आंसर्स पोजीशन वेक्टर्स जो होगा कोऑर्डिनेट x जिसको हम नाम लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2,
3 डायमेंशन के लिए और 2 डायमेंशन के लिए x1 y1 और x2 y2, वो इसके बाद वाले वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। अभी सीधा वेक्टर फॉर्म का मतलब जो आंसर दिख रहा है वही आंसर है। कैसे? स्केलर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ भी वही दिख रहा है। और ये दोनों में हम एक ही टू को ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसको, ठीक है। और सेकंड वाला में भी केवल Q2 मॉड है, यहाँ पर बिना मॉड का है। फिर यहाँ पर आर स्क्वायर था, यहाँ आर स्क्वायर तो दिख रहा है, तो इसका लिखने का तरीका आर बी लिखिए। यही जो आर है यहाँ पर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आर के बराबर है। और यहाँ पर इसी से ये वाला तोड़ करके ऐसे लिखा गया है। और जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे आगे, जो हम x1 y1 z1 में तोड़ेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। और जो भी इसके आंसर्स निकालने होंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आज इतनी रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समझिए वेक्टर्स फॉर्म और इसका एप्लीकेशंस करिए। इसके बाद वाले क्लास में इसका एक्सटेंशन और देंगे, तब लाएंगे सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल और उसी में आएगा फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और तब जाके लाएंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सी यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।